नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस और यूपी जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस क्लास का हमारा पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 7 पार्ट को भी देखिए, क्योंकि ये आपका यूपी पुलिस था उसके जो पिछले वर्ष के पेपर थे वो सारे के सारे पेपर हमने पिछले पार्ट्स में करवाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है। देखो, उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं, उनमें से दूसरी राजभाषा कौन सी है, यह राजभाषा कब बनी थी, इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित अनुयायी हैं, किस धर्म से संबंधित लोग हैं या किस धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट 30 लगभग प्रश्न रहेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला प्रश्न आज का आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, हमारे शरीर में पित्रस, जिसे हम बाइल कहते हैं, कहाँ पर पैदा होता है। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर में बाइल यानी कि पित्रस कहाँ पर पैदा होता है। देखो, ऐसा प्रश्न हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था और वहां पर आपका ऑप्शन में यकृत नहीं था। तो हमने बताया था यदि यकृत ऑप्शन में ना हो तो आपको बताना है सर जो पित्रस होगा वो पित्ताशय में बनेगा। लेकिन जब ऑप्शन में यकृत है तो आपको क्या लगाना है, यकृत लगाना है। इस बात को याद रखेंगे। यानी कि जो आपका लीवर होता है प्यारे दोस्तों, यहीं पर आपका क्या बनता है, याद रखेंगे, आपका पित्रस बनता है। इस बात को याद रखेंगे, जबकि पित्ताशय में जाकर के ये जमा हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके माध्यम से हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानेंगे। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर में कहा है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पर दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं इनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। शास्त्रीय नृत्य ऐसा डांस, क्या कहते हैं, ऐसा डांस जो किसी देवता को समर्पित हो, किसी देवता के प्रेम में किया जाता हो, किसी देवता को समर्पित करके किया जाता हो, उस डांस को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, शास्त्रीय डांस कहते हैं, यानी कि क्लासिकल डांस कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब बात आती है सर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है। क्या है, शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है प्यारे दोस्तों वो 8 है। अब सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो मेरे साथ लिखो, सबसे पहले आप लिखो भरतनाट्यम को। 1 मिनट, मैंने बताया था आपको जो क्लासिकल डांस है वो आपके देवता को समर्पित होते हैं। ठीक है, किसको, देवता को समर्पित होते हैं। और उसके अतिरिक्त ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 8 हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे भरतनाट्यम को। ठीक है, किसको लिखेंगे, भरतनाट्यम को। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कथकली को। किसको, कथकली को। इनके राज्य भी बताएंगे कौन से राज्य में कौन होता है। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे मोहिनी अट्टम को। किसको लिखेंगे, मोहिनी अट्टम को। ठीक है, मोहिनी अट्टम को लिखेंगे। इसके अतिरिक्त चौथे नंबर पर आप लिखेंगे कुचिपुड़ी को। किसको लिखेंगे, कुचिपुड़ी को लिखेंगे, कुचिपुड़ी। ठीक है, 5वें नंबर पर आप लिखेंगे ओडिसी को। किसको, ओडिसी को। ये भी एक आपका क्लासिकल डांस है। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा। 6वें पर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों कौन सा, 6वें पर हो जाएगा आपका सत्रिया। 1 मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा, 6वां नंबर डाल के लिखते हैं सत्रिया। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा सत्रिया डांस। ठीक है, इसके अतिरिक्त 7वें नंबर पर हो जाएगा आपका मणिपुरी डांस। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मणिपुरी डांस हो जाएगा। 8वें नंबर पर हो जाएगा आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों क्लासिकल डांस हैं भारत के, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम प्यारे दोस्तों आपका तमिलनाडु में होता है। कहां पर, तमिलनाडु में। कथकली की बात करेंगे तो सर ये केरल में होगा। कहां पर होगा, केरलम में। ठीक है, याद रखेंगे, केरल का नया नाम हो चुका है केरलम। ठीक है, उसके अतिरिक्त मोहिनी अट्टम भी केरल में होगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे सर ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ओडिसी की बात करेंगे सर ये कहां पर होगा, तो ओडिसी से समझ में आ रहा है उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पर, आप याद रखेंगे उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी की अतिरिक्त अब बात करेंगे सत्रिया की, तो सत्रिया याद रखना है सर असम में होता है। ठीक है, इसके बाद मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर आपका मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी कहां पर हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे।
कथक की बात करेंगे उत्तर भारत का एकमात्र, सीधा लिखेंगे उत्तर भारत का, या फिर लिख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश, चाहो तो उत्तर भारत का। तो क्वेश्चन पूछा हमसे कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो अब आप क्या बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? आप बता देंगे सर केरलम। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरलम इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। आपको इस तरह से ट्रिक याद रखनी है, HANU, हनु, हनु करके ट्रिक याद रखनी है, अनु नहीं हनु। ठीक है, हनु याद रखनी है। हनुमान जी से चाहो तो याद रख सकते हो। हा से हो जाएगा प्यारे दोस्तों हरिद्वार। क्या हो जाएगा? आप याद रखेंगे हरिद्वार। हा से हो जाएगा हरिद्वार। आ से हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रयागराज। ठीक है, ये हो जाएगा। आ से इलाहाबाद कर सकते हो या प्रयागराज कर सकते हो। ठीक है, आ से इलाहाबाद या प्रयागराज। ना से कर लो नासिक। क्या कर लो आप लोग? ना से नासिक कर लो, और ऊ से कर लो उज्जैन। ऊ से क्या कर लोगे? उज्जैन कर लोगे। ठीक है, ऊ से उज्जैन कर लोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका विषम उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका जो कुंभ मेला होता है वो नहीं लगता है। कुंभ मेले की अगर बात करेंगे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले किसने लगवाया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति था जिसने कुंभ मेले को सबसे पहले प्रारंभ करवाया था, यानी कि पुनः से प्रारंभ करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर वाराणसी बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों हमसे कहा है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता हो, जब कोई राज्य अगर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता हो तो उस राज्य का बजट कौन पेश करेगा? ये एक एमसीक्यू है, ये एक एमसीक्यू है, इस बात को याद रखेंगे। पहले दोस्तों, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसका बजट कौन पेश करता है? संसद पेश करती है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों संसद बन जाएगा। ठीक है, संसद, जब किसी राज्य में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगा होगा तो संसद उसका बजट पेश करेगी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दोस्तों साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल की बात करेंगे तो इनका जो नाम है वो प्यारे दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त बैडमिंटन में आपको कई और याद नाम रखते हैं, जैसे कि पीवी सिंधु। पीवी सिंधु याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है लक्ष्य सेन के बारे में। किसके बारे में? लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन भी किससे है? आपका बैडमिंटन से। इसके अतिरिक्त आपको चिराग शेट्टी के बारे में। चिराग शेट्टी जिन्हें हाल ही में क्या मिला है? तो दोस्तों आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, चिराग शेट्टी और आपके कौन हो जाएंगे? सात्विक साईराज रेड्डी। ठीक है, सात्विक साईराज रेड्डी। तो सात्विक और चिराग को याद रखना है, ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसी में बैडमिंटन में क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है आपको किसके बारे में? तो आपके हो जाएंगे पारुपल्ली कश्यप। ठीक है, वो अब संन्यास ले चुके हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के जो टेनिस खिलाड़ियों की बात करते हैं तो यहां पर आप याद रखेंगे रोहन बोपन्ना का नाम। किसका? रोहन बोपन्ना का नाम। ये कहाँ के हो जाएंगे? ये भारत के हो जाएंगे, रोहन बोपन्ना। इसके अतिरिक्त यहां पर अंकिता रेना को याद रखेंगे। किसको? अंकिता रेना। अंकिता रेना नाम की एक खिलाड़ी है, ये बैडमिंटन खेलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप सानिया मिर्जा का नाम याद रखेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ये भी भारतीय है, सानिया मिर्जा। इसके अतिरिक्त अगर शतरंज से पूछ ले तो शतरंज से अभी कुछ नाम चर्चा में रहे हैं, जैसे कि आर प्रज्ञानंद। कौन? याद रखेंगे, जैसे कि अभी आपके आर प्रज्ञानंद। तो प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। इसी के अतिरिक्त इसकी एक बहन है आर वैशाली। आर वैशाली ये भी एक खिलाड़ी है। किसकी है? आप याद रखेंगे, ये भी शतरंज की खिलाड़ी है। बॉक्सिंग में आपको कई और नाम याद रखने हैं, इनको भी याद रख लो। ठीक है, बॉक्सिंग में आपको याद रखना है किसका? निखत जरीन का। निकहत जरीन का, निकहत जरीन। ठीक है, निकहत जरीन का याद रखना है। इसके अतिरिक्त बॉक्सिंग में याद रखना है किसका? तो आपको लवलीना बोरगोहन का। लवलीना का याद रखना है। ये क्यों बता रहा हूं मैं दोस्तों? इन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं बैडमिंटन में बहुत सारे पदक जीते हैं और इनके नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो आपका गुरु होगा वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अर्जुन के गुरु द्रोण थे, उनको शिक्षा दी थी, उसी प्रकार कोई खिलाड़ी का जो गुरु होगा उसको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए क्या दिया जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, कह रहा है शरीर के किस अंग में बनता है?
तो बताओ रेड ब्लड कॉर्पस कहां पर बनता है। तो आरबीसी से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, अच्छे कंटेंट के साथ इसकी बात करेंगे। तो आरबीसी का जो कार्यकाल होता है 120 दिन का, यानी कि समय, आरबीसी का समय 120 दिन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब पूछेगा हमसे इसका निर्माण, क्या पूछेगा, निर्माण। तो आरसीबी बनती है प्यारे दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहां पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ लेगा, क्या कहलाता है। अब आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्यारे दोस्तों प्लीहा, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बनेंगे। आरबीसी का कार्यकाल पूछेगा कितने दिन का होता है, कहां पर आरबीसी कहां पर बनता है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो प्यारे दोस्तों ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था जय जवान और जय किसान का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह को क्या कहा जाता था, किसानों का प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी कि फार्मर पीएम। किसान पीएम के नाम से कौन जानते थे, चौधरी चरण सिंह। जवाहरलाल नेहरू आपके पहले प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जय जवान जय किसान जवाहरलाल नेहरू और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये दिया था किसने, तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसके साथ अभी 2020 या 21 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर बन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक पूछी जाती है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या हो जाएगी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी। इंडिया विंस फ्रीडम कहां पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, इसको याद रखिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। और दोस्तों ये इन्होंने जेल में लिखी थी 1942 से 1946 के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है। देखो ओजोन परत की बात करते हैं, किसकी, ओजोन की। तो ओजोन को याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करती है, ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किससे, तो लिखेंगे आप लोग पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरण से। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है वो डॉप्सन होती है। ठीक है, पर दोस्तों बहुत कंटेंट वाली आज की क्लास है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इकाई इसकी क्या होती है, डॉप्सन होती है। इसके अतिरिक्त ये कहां पर पाई जाती है, ये पूछ सकता है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर, समताप मंडल में, समताप मंडल में। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओजोन का जो फॉर्मूला होगा O3 होगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, डॉप्सन इसकी इकाई होती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका क्षरण कौन करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं। CFC गैस इसका क्षरण करती है, यानी इसकी दुश्मन है। यानी कि जहां पर CFC जाएगी वहां पर ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का नेपोलियन कौन है, तो सही उत्तर बनेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त से पूछेगा, भारत का नेपोलियन हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछेगा। प्रयाग प्रशस्ति प्यारे दोस्तों, या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगी या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति। किसने लिखी थी, तो हरिसेन ने। हरिसेन कहां पर रहता था, इसी के दरबार में रहता था। कौन सी भाषा में लिखी थी, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, कहां पर लिखी गई थी, तो अशोक स्तंभ पर। कहां पर, अशोक स्तंभ पर, इसको भी याद रखेंगे। अशोक स्तंभ पर लिखी गई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक था, इसके शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति नामक एक विशेष कथा लिखी गई, जो इसकी आत्मकथा थी। दोस्तों कौन सी, किसने लिखी, हरिसेन ने लिखी। कौन सी भाषा में लिखी, संस्कृत में लिखी। कहां पर लिखी, अशोक स्तंभ पर लिखी। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी, यहां पर सही उत्तर बनेगा जैन धर्म। ठीक है, अगर हमसे पूछ लेगा बौद्ध धर्म के बारे में, तो जिस प्रकार श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म में होते हैं, बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है हीनयान। कौन सी, हीनयान शाखा। हीनयान शाखा। दूसरी शाखा होती है महायान शाखा। ठीक है, महायान शाखा, ये भी याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की बात करें तो यहां पर 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहां पर हुई थी, कहां कहां पर हुई थी, तो याद रखेंगे सबसे पहले राजगृह।
ठीक है। राजगृह जिसे वर्तमान में पटना या राजगीर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त राजगृह के बाद वैशाली, दूसरी कहां पर, राजगृह वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पटना। राजगीर दूसरा है, बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र ये पटना है, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कहां पर, कुंडलवन, कुंडलवन, ये चार आपकी क्या हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी। और इसी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन में हुई थी, जिसका नेतृत्व कनिष्क ने किया था, यानी कनिष्क इसके समय जो शासक था, कुंडलवन की आपकी जो बौद्ध संगीति थी, यहीं पर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा, कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो रक्त वर्ग होगा आपका O माइनस, कौन सा, O माइनस, O माइनस रक्त वर्ग हर मनुष्य के लिए दिया जा सकता है। देखो यहाँ पर O केवल दिया है तो इसका सही उत्तर लगा लेंगे, लेकिन आपको कंफर्म पता करके पढ़ना है तो O माइनस याद रखेंगे। O माइनस जो होगा वो सबको दिया जा सकता है, और AB प्लस सभी से ले सकता है। तो याद रखेंगे, देखो माइनस में जाएगा मतलब किसी को देगा तो घाटे में चला जाएगा, लेकिन सभी से लेगा तो वो क्या है, प्लस में यानी पॉजिटिव में रहेगा। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा बेरी, क्या बनेगा, बेरी, ठीक है। सूखा की बात करें तो विटामिन डी की कमी से, रिकेटस जिसे सूखा रोग कहते हैं, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी की बात करेंगे विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, ये भी याद रखेंगे। विटामिन की खोज सीएम फंक ने की थी 1914 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अर्जुन, नागार्जुन में कौन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन के सारथी कौन थे, अर्जुन के सारथी थे भगवान कृष्णा। तो कृष्णा नदी पर स्थित हो जाएगी नागार्जुन सागर परियोजना। महानदी की बात करते हैं तो यहां पर प्यारे दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है। कौन सा, हीराकुंड बांध स्थित है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया था किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। किसका काम, किसकी बताया था, याद रखेंगे किसके बारे में बताया था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया था। लेकिन यहां पर ऑप्शन में प्यारे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, तो अब आप बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर बन जाएगा अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया इसका सही उत्तर बनेगा। अगर आपके पास CFC नहीं मिलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अमोनिया सही उत्तर बनेगा। रेफ्रिजरेटर में गैस का प्रयोग होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर से निकलती कौन है, रेफ्रिजरेटर से निकलती कौन है, तो अभी बताया था CFC, ठीक है, CFC निकलती है जो ओजोन के लिए नुकसानदायक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा प्रश्न में कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो पर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत में मराठों की सत्ता कमजोर पड़ गई थी और मराठे एक सीमित क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गए थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल बाद जनगणना की जाती है। तो जनगणना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। इस समय मेयो आपका कौन था, तो याद रखेंगे वायसराय था। जो विधिवत जनगणना होती है वर्तमान के समय की, वो 1881 में हुई थी। इस समय कौन था, इस समय रिपन था, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहली बार भारत में जनगणना और विधिवत जनगणना, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंतराल कौन सा हो जाएगा, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में मित्र एक बार जनगणना होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी, और 2021 के अभी तक आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखो यह पूछ ले प्रधानमंत्री, या पूछ ले लोकसभा सदस्य, क्या पूछ ले, लोकसभा सदस्य पूछ ले, लोकसभा सदस्य पूछ ले, या प्यारे दोस्तों आपसे क्या पूछ ले, याद रखेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष। क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 30 वर्ष कहां पर होती है, तो 30 वर्ष होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। माफी चाहेंगे, लेजिस्लेटिव में नहीं, यहां पर 30 वर्ष आपकी होती है, उसमें कहां पर, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 30 वर्ष होती है, और विधान परिषद में 30 वर्ष होती है, ठीक है। 35 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट होता है, 21 वर्ष के लिए प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है। 18 वर्ष में वोट डाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो सीमावर्ती अगर राज्यों की बात करें उत्तर प्रदेश में 8 राज्य ऐसे हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। देखो यहां पर हम इसको उत्तर प्रदेश का कुछ मैप बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारा उत्तर प्रदेश दिखता है, ठीक है।
इस तरह का आपका उत्तर प्रदेश दिखता है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा आपका। इस तरह का हमारा कुछ उत्तर प्रदेश दिखता है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस तरह का ये उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर कुछ राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका यूके उत्तराखंड बनाता है, यहाँ पर एचपी हिमाचल प्रदेश बनाता है, यहाँ पर आपका कौन हरियाणा एचआर बनाता है, यहाँ पर आपका कौन राजस्थान कौन बनाता है, राजस्थान आरजे बनाता है, नीचे आपका पूरा एमपी सीमा बनाता है। इस इतने इतने से कॉर्नर में, इतने इतने से कॉर्नर में 3 राज्य सीमा बनाते हैं। एक आपका एमपी जो हमने बता दिया, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, कौन सा छत्तीसगढ़, तीसरा आपका झारखंड, कौन सा झारखंड, ठीक है झारखंड, और यहाँ पर हमारा बिहार बनाता है, बिहार बनाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए, हमने कितने राज्य काउंट किए, तो सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपका पहले हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया झारखंड, झारखंड के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद यहाँ पर आपका नेपाल देश भी सीमा बनाता है। कौन बनाता है, नेपाल देश, तो इसको भी याद रखेंगे। तो कह रहा है कौन सा राज्य सीमावर्ती राज्य है, तो सीमावर्ती में देखो राजस्थान दे रखा है, राजस्थान ये दे रखा है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली भी इससे सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, नेपाल, एक यूटी एक देश, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, इसको आप लोग बताओ। अगर बात करते हैं ब्रिटेन की मुद्रा के बारे में, तो ये ब्रिटेन की जो ऑफिशियली मुद्रा है वो पौंड है, जबकि ब्रिटेन में क्या चलता है, आप कहेंगे सर यूरो चलता है, पूरे यूरोप में ही यूरो चलता है। जो यूरोपीय यूनियन है, जो आपका यूरोपीय यूनियन है यानी कि ईयू, इसके जितने भी सदस्य हैं उनमें से 20 देश आपके क्या चलाते हैं, यूरो चलाते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रैंक की बात कर लेते हैं, अफ्रीका की, दीनार कहाँ की, आप बताओ। डॉलर कई देशों की है, उनमें अमेरिका प्रमुख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। प्यारे दोस्तों, यूपी की दूसरी राजभाषा की बात करेंगे तो उर्दू हो जाएगी। पहली राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड उर्दू हो जाएगी, जो कि 1989 में बनी थी। कब बनी थी, 1989 में। यहाँ पर स्टेट की आपकी सेकंड लैंग्वेज बनती है उर्दू, इस बात को याद रखेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है, हिंदी है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, याद रखो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ये आपका नामकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त पुनर्गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश का पूछ लेगा, तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में इसका पुनर्गठन होता है। नामकरण कब हुआ उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है उत्तर प्रदेश में, माफी चाहेंगे, भारत का कौन सा प्रदेश रबर में सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो रबर उत्पादन के लिए सर्वाधिक आपका केरल सबसे पहले आता है, इसको याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक रबर कौन उत्पादन करता है, सर केरल करता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देश हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका, ये सारे के सारे प्रमुख देश हैं जो रबर उत्पादन करते हैं। रबर का कार्य क्या होता है, जैसे आपके टायर में जो टायर आप देखते हैं, ट्यूब देखते हैं आप, इसके अतिरिक्त लेदर की जैकेट देखते हैं जो आपकी वाटर प्रूफ जैकेट होती है। इसके अतिरिक्त आप जूते देख सकते हैं, आप कपड़े देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या देख सकते हैं, जो मुख्यतः आप देखते हैं पेंसिल, पेंसिल को मिटाने के लिए रबड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रबड़ के प्रयोग और देश कहां पर उत्पादित होती है, भारत में केरल में होती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे का आर्यभट्ट एक था, आर्यभट्ट कौन था प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ आर्यभट्ट कौन था। तो आप बताएंगे आर्यभट्ट जो था वो खगोलवेत्ता था। कौन था, खगोलवेत्ता। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि ये मैथमेटिशियन भी थे और मैथ के ही माध्यम से ये क्या करते थे, खगोलीय घटना की जानकारी लेते थे, इस बात को याद रखेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका पूछा जा सकता है, कहां पर होता है, आर्यभट्ट की पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। और इनका जो जन्म था आर्यभट्ट का, वो प्यारे दोस्तों 476 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 476, माफी चाहेंगे, ईसा पूर्व नहीं होगा, ईसवी होगा। 476 ईसवी में हुआ था, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल की प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं, सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है 78%, सेकंड पर ऑक्सीजन होती है 21 कह सकते हैं, या कोष्टक में लिख सकते हैं 20.95, ठीक है। इसके अतिरिक्त थर्ड पर आपकी आर्गन आती है, जो आपकी आ जाती है लगभग आपकी पॉइंट में 93%, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन आती है, आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे लास्ट में आती है सॉरी, जो आपकी लगभग 0.03%, 0.03% होती है, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पूछा है तो 21% सही उत्तर है, याद रखेंगे।
आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास को आपने कंटेंट के साथ एंजॉय किया होगा। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।